आज का विषय है हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थ उस भाषा से है जो भाषा राष्ट्र के संपूर्ण भूभागों के शासन तंत्र की भाषा हो। जिस भाषा में राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता हो और राष्ट्र के हर क्षेत्र के लोग जिसे पढ़ और समझ सकते हों और उस भाषा में अपने भावों को प्रकट कर सकते हों, वह सरकारी कार्यों की भाषा हो। अगर संपूर्ण देशवासी उस भाषा से परिचित न भी हो तो भी बहुसंख्यक लोगों की वह भाषा अवश्य हो। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र भाषा का होना आवश्यक है, कारण इस भाषा के अभाव में कोई भी राष्ट्र अपने में पूर्ण नहीं माना जाता है। राष्ट्रभाषा का दर्जा उसी भाषा को दिया जा सकता है जिसका जन्म उसी देश में हुआ हो, जिस देश की वह राष्ट्रभाषा है। उस भाषा का उस देश की संस्कृति, सभ्यता और साहित्य से गहरा लगाव होता है, अतः उसके साथ हमारा आत्मीय संबंध हो जाता है। भारतीय संविधान में भी धारा 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने की स्पष्ट बात कही गई है और इसे 26 जनवरी 1965 से इसके पद पर पदारूढ़ करने की बात भी कही गई है। धारा 351 में भी कहा गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार का प्रयत्न करे और उसे इस तरह से विकसित करे कि वह भारत की संश्लिष्ट संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यह भी कहा गया है कि संघ सरकार को चाहिए कि हिंदी की प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना वह हिंदुस्तानी तथा 8वीं सूची में दी गई अन्य भारतीय भाषाओं को, प्रयोगों और शैलियों को हिंदी में आत्मसात कर उसे समृद्ध बनाने का प्रयत्न करे। हिंदी की शब्दावली की वृद्धि के लिए प्रथमतः संस्कृत का सहारा लिया जाए और जरूरत होने पर अन्य भाषाओं से भी सहायता ली जा सकती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उसमें यह जोड़ा है कि संविधान के लागू होने की तिथि से 15 वर्ष तक अंग्रेजी भारत के राजकाज की भाषा होगी और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसके बाद भी अंग्रेजी को राजकार्य की भाषा बनाए रख सकता है। संविधान निर्माताओं का यह अंग्रेजी प्रेम भारत की राष्ट्रभाषा समस्या के लिए गले की हड्डी बन गया और आज तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने का जो लक्ष्य था वह पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं किया जा सका। आज भी केंद्रीय सरकार विभिन्न प्रांतीय सरकारों के साथ जो पत्र व्यवहार करती है उसकी भाषा हिंदी या प्रांतीय भाषा न होकर अंग्रेजी ही रहती है। हमारे देश के भाग्य विधाताओं ने अंग्रेजी के प्रति जो मोह दिखाया था उसका परिणाम यह हुआ कि 1963 में ही राज्य भाषा अधिनियम 1963 में हिंदी के साथ अंग्रेजी को सभाषा का दर्जा जो मिला वह अब भी चालू है। श्री नेहरू ने हिंदी भाषी क्षेत्रों को यह आश्वासन दिया था कि हिंदी उनके ऊपर तब तक नहीं थोपी जाएगी
जब तक स्वयं इसकी वे मांग नहीं करेंगे। सन 1965 में हिंदी के विरोध में तमिलनाडु में इतना भयंकर तूफान उठा कि उसमें निजी और सार्वजनिक संपत्ति की अपार क्षति हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बार बार आश्वासनों के बाद भी उन पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। विरोधियों का आंदोलन तब तक शांत नहीं हुआ जब तक उस आश्वासनों को कानूनी जामा नहीं पहना दिया गया। आज इस संविधान संशोधन का यह परिणाम है कि नागालैंड ऐसा कुछ लाख जनसंख्या वाला प्रांत अपनी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर दिया, जबकि संविधान की 8वीं सूची में इसका नाम भी नहीं है। राजभाषा विषयक धाराओं का प्रयोग इस प्रकार हो रहा है कि निकट समय में यह आशा ही नहीं रह गई है कि हिंदी को उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। निश्चय ही इसके पीछे सरकार की ढुलमुल नीति विशेष रूप से उत्तरदायी है। हिंदी के अपेक्षा अंग्रेजी जानने वालों की संख्या भारत में कम है। इसकी दूसरी कमी है कि इस भाषा में परतंत्रता की भू छिपी हुई है। फिर भी इसके प्रति मोह का कारण कुछ और ही है। टर्की हमारे देश के बाद स्वाधीनता अर्जित किया, लेकिन जिस कमाल पाशा के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम लड़कर उस देश ने स्वाधीनता अर्जित की थी, उसी ने राष्ट्रपति के रूप में सर्वप्रथम यही घोषणा की कि तुर्की की भाषा ही देश की राष्ट्रभाषा होगी और उसे सम्मानित दर्जा प्राप्त कराने में उसके प्रयत्न रंग लाए और वह राष्ट्रभाषा के रूप में वहां प्रतिष्ठित है। यद्यपि वहां भी कई भाषा विभिन्न क्षेत्रों में प्रभुत्व में थी। भारत में हिंदी की उपेक्षा का कारण केवल अहिंदी भाषी राज्य ही नहीं है। हमारे हिंदी भाषा क्षेत्रों के लोग जो अंग्रेजी के जानकार थे तथा सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने भी हिंदी भाषी जनता पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए हिंदी को हेय और अंग्रेजी को प्रमुखता दी है। अगर कमाल पाशा की तरह स्वतंत्रता के बाद तुरंत हमने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया होता तो उस समय विरोध की गुंजाइश नहीं रहती। कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की एकता उस समय दर्शनीय थी। महात्मा गांधी ने बार बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की बात कही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर भी हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के हिमायती थे। दक्षिण भारत वालों में भी उस समय इसका विरोध करने का कोई भाव नहीं था, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इस क्षेत्र में अपनी दृढ़ता का परिचय नहीं दिया। हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरियां अपनी रही हों, अतः इसके लिए 15 वर्ष का समय निश्चित कर दिया गया है। इस बीच भाषा को व्यापक बनाने की बात कही गई, लेकिन यह बात केवल सरकारी कागजों तक ही सीमित रह गई। इसके लिए अगर सही प्रयत्न किए गए होते तो 15 वर्ष का समय कोई कम समय नहीं था। आसानी से इस लक्ष्य को पाया जा सकता था। अपने राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए अगर लॉर्ड मैकाले के सिद्धांत पर चलकर अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी स्वाद वाला भारतीय बना दिया और इसकी नींव इतनी गहरी कर दी कि स्वतंत्रता के बाद भी हम अपना अंग्रेजी मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमारा सच्चा प्रयत्न क्यों नहीं रंग लाया होता, जबकि हमने हिंदी के लिए देवनागरी लिपि अपनाने की बात कही थी और संस्कृत
तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों के प्रयोग द्वारा इसे और समृद्ध करने की बात कही थी। हिंदी वैसे भी संस्कृत के काफी निकट है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का इसमें बाहुल्य है। इसका सीखना भी सरल है, उच्चारण भी अंग्रेजी से सरल है। अगर अंग्रेजों के उच्चारण वाली अंग्रेजी भारतीय समझ सकते हैं, उसमें पारंगता हासिल कर सकते हैं, तो हिंदी सीखने बोलने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। भारतीयों के गुणों का वर्णन करते हुए बालमुकुंद गुप्त ने अपने निबंध पीछे मत फेंकिए पाठ में स्पष्ट लिखा है कि दो एक गुण भारतीयों में ऐसे हैं कि संसार भर के किसी जाति के लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी फारसी पढ़कर ठीक फारस वालों के तरह बोल सकते हैं, कविता कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में वह अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं। कंठ तालु को अंग्रेजों के सदृश से बना सकते हैं। स्पष्ट है कि भारतीयों की अनुकरण क्षमता और सीखने की क्षमता अद्भुत है। हाँ, सिखाने वाला होना चाहिए। हमने निश्चय ही हिंदी के प्रचार प्रसार और अहिंदी भाषियों में इसके प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने का कभी सही प्रयत्न नहीं किया। हिंदी भाषी क्षेत्रों के मजदूर तक मराठी, तमिल, तेलुगु आदि क्षेत्रों में काम करते हुए वहां की भाषाओं को सीखकर अल्प समय में इस प्रकार बोलने लगते हैं कि लगता है कि वे उसी क्षेत्र के निवासी हो। तो क्या वे लोग हिंदी नहीं सीख सकते हैं? संप्रति ईसाई मिशनरियों द्वारा विभिन्न हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में स्थापित अस्पताल, धर्म संस्थान में केरला के लोग, खासकर महिलाएं अधिक मात्रा में काम करती हुई मिलती है। उन्हें धड़ल्ले के साथ हिंदी बोलते और समझते हुए देखा जाता है। तो क्या सरकारी प्रयत्न तथा हिंदी भाषा भाषियों के प्रयत्न से हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार संभव नहीं था? निश्चय ही हमने कभी सही ढंग से प्रयत्न नहीं किया, जिसका परिणाम 15 वर्ष बाद हिंदी के प्रति विद्रोह भाव के रूप में व्यक्त हुआ। हिंदी का विरोध करने वालों की मान्यता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद हम उसी से बढ़कर रह जाएंगे और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाएंगे। शायद इस बात से वे अनभिज्ञ हों या जानबूझकर यह छिपाना चाहते हों कि हमारे प्राचीन साहित्यों के अनुशीलन द्वारा विदेशियों ने विज्ञान में आज अपेक्षित उन्नति अर्जित की है। अगर हमारी भाषा इतनी दुर्बल होती तो पूर्वजों के विज्ञान ज्ञान की धरोहर को अपने पास सजोकर कैसे रख पाई होती? भाषा तो भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है और कोई भी भाषा इतनी दुर्बल नहीं होती कि वह भावनाओं और किसी ज्ञान को व्यक्त न कर सके। जर्मन, अंग्रेज आदि अधिकतर विद्वानों ने हमारे देश की भाषा में संचित ज्ञान को ग्रहण कर उन्नति की है। फिर हम नवीन ज्ञान विज्ञान को अपनी भाषा के माध्यम से क्यों नहीं व्यक्त कर सकते? दूसरे देश की भाषा अगर हम सीख सकते हैं, इसकी सामर्थ्य और शक्ति हमारे पास है, तो अपने देश की भाषा हम क्यों नहीं सीख सकते? साथ ही राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाने से वह भाषा अंग्रेजी पढ़ने वालों के रास्ते में बाधक तो नहीं होगी। हमारी इच्छा हो तो राहुल सांकृत्यायन जी की तरह बहुत सारी भाषाएं सीखकर उन भाषाओं के साहित्य में संचित ज्ञान को अपनी भाषा में व्यक्त कर अपने देशवासियों का
अधिक से अधिक उपकार भी तो कर सकते हैं। विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि सभी में नहीं होती, जबकि प्रतिभा के क्षेत्र में अंग्रेजी जानने वालों की प्रतिभा से उनकी प्रतिभा किसी भी मामले में कम नहीं होती। तो ऐसी प्रतिभाएं तो विदेशी भाषा से मोह रखने वालों के कारण सदैव कुमलाती रहेगी। कुछ लोग हिंदी के पास ये वह साहित्य, शब्द राशि, अभिव्यंजना शक्ति के न होने की बात करते हैं जिससे समस्त राजकाज चलाया जा सके। शायद ऐसे लोगों को हिंदी का ज्ञान ही नहीं है और न उन्होंने हिंदी के साहित्यों का सही ढंग से अवलोकन किया है। हिंदी की पाचन शक्ति का भी उन्हें पता नहीं, जो अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच और देसी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर इतनी विशाल हो गई है कि उसके पास किसी भी ज्ञान को अभिव्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है। इसके साथ ही नए शब्दों को गढ़कर इसके शब्दकोश को हम इच्छानुसार बढ़ा भी तो सकते हैं। प्रयोगवादियों ने अपने नवीन प्रयोगों के लिए नए शब्दों को गढ़कर अपनी महान सृजनात्मक शक्ति का इन आलोचकों को परिचय भी दे दिया है। भाषा के बारे में निर्णय का अधिकार भाषाविदों को होता है। राजनीतिक विषाद पर अपनी गोटी बैठाने वाले हाथों में जब तक भाषा के संबंध में निर्णय करने का अधिकार बना रहेगा, तब तक भाषा के संबंध में ऐसे भ्रामक प्रचार होते ही रहेंगे। जहां तक वैज्ञानिक उन्नति की बात है, तो अगर रूस, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि देश अपनी अपनी भाषा के बल पर वैज्ञानिक उन्नति कर सकते हैं, तो भारत अपनी भाषा के बल पर वैज्ञानिक उन्नति क्यों नहीं कर सकता? भारत के महान प्रक्षेपास्त्र एवं परमाणु वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों के बल पर ऐसी थोथी दलील देने वालों के गालों पर करारा तमाचा मारते हुए उनके थोथी दलीलों को हवा में उड़ा भी दिया है। फिर भी अगर उन्हें चेतना न आए तो यह उनकी बेहयाई कही जा सकती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हिंदी से सांप्रदायिकता और संकीर्णता की बू आती है। उनको संभवतः भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं है। तुर्की और मुस्लिमों के शासन काल में अरबी फारसी के शब्दों को हिंदी में सम्मिश्रित करके जिस भाषा को जन्म दिया गया था, वह भाषा लंबे समय तक शासन की भाषा रही। केवल लिपि का अंतर था तथा इसी हिंदी भाषा ने 500 वर्षों तक एकता का अनवरत प्रचार किया, उच्च नीच का भेदभाव मिटाया। उसे संकीर्ण और सांप्रदायिकता की भाषा कहना उनके अल्प ज्ञान का ही द्योतक है। इन राजनेताओं ने उस गांधी को भुला दिया जिन्होंने भारत को स्वाधीनता दिलाई। उन करोड़ों लोगों की भाषा को भुला दिया है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने रक्त का दान कर स्वतंत्रता को सुलभ बनाया। गांधी जी ने कहा था, अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखों मरने वालों का, करोड़ों निरक्षरों का, निरक्षर बहनों का और दलित और अन्य जनों का हो तो हिंदी एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। लेकिन वह गांधी उन्हें भूल गए जिनका नाम ले लेकर ये राजनेता अपने लिए जनता का वोट मांगते रहे। उस गांधी को ये भूल गए जिनका नाम जपने में ये अपना सौभाग्य समझते हैं। गांधी दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि ये राजनेता स्वराज्य को स्वराज्य के रूप में पनपने नहीं देंगे। ये अंग्रेजी के मोह से न मुक्त होंगे
न जनता को मुक्त होने देंगे। शासक बने रहने के लिए इन राजनेताओं ने अंग्रेजी का पृष्ठपोषण किया। इन्हें पृथ्वीराज की जन्मभूमि याद आती है कि इसी की आड़ में अपनी जातिगत राजनीति पनपा सके। इन्हें अंबेडकर याद आते हैं जिनके नाम को भुनाकर ये जनता को गुमराह कर सके। इन्हें लोहिया तो याद आते हैं, लेकिन लोहिया का त्याग बलिदान याद नहीं आता है। अब आवश्यकता आ गई है कि भारतवासी सच्चे दिल से इस पर विचार करें और उस भाषा को सहभाषा के रूप में भी स्वीकार न करें जिसमें परतंत्रता की बू आ रही है। हिंदी बहुसंख्यक भारतीयों की भाषा है, अपने देश की भाषा है, क्रांतिकारियों की भाषा है, देश पर कुर्बान होने वालों की भाषा है, भारत की अन्य भाषाओं की बड़ी बहन है। अतः इसके प्रति मोह उत्पन्न करें, इसको समृद्धशाली बनाएं और राष्ट्रभाषा के रूप में केवल हिंदी को प्रतिष्ठित कर देश का गौरव बढ़ाएं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। हमारा दृढ़ संकल्प निश्चय ही रंग लाएगा और इस दृढ़ संकल्प से देश भी गौरवान्वित होगा। तो आज हम लोगों ने हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा पर विचार किया। हमारी आज का विषय वस्तु जो था हमारी राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।